से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। केंद्र अपना आधिपत्य चाहता है। उनको लगता है कि जैसे हमने दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री डमी बिठाए हुए हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। तो इसीलिए योगी को हटाने की पूरी रणनीति दिल्ली की है और उसी रणनीति के तहत जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो लगातार काम करते हैं, कोशिश करते हैं। ये किसी से कोई छुपा हुआ नहीं रह गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथ केपी मलिक सर जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमांशु जी, आपका और आपके दर्शकों का। सर, किस तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या दूसरी करवट बैठ रही है, जहां योगी आदित्यनाथ की अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी, अपने ही संगठन में कोई पूछ नहीं रह गई है। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि अभी बीते रोज ही ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है, उनके घर पर एक बैठक होती है। कार्यकारिणी को लेकर कहा जा रहा है ये बैठक हुई, इसमें मंथन हुआ, लेकिन कार्यकारिणी को लेकर बैठक हुई और सरकार का मुखिया उसमें शामिल ही ना हो, बल्कि जो दो डिप्टी सीएम है वो उसमें मौजूद है, संगठन के लोग जो देखने वाले हैं वो मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, योगी जी नहीं है, जबकि उनकी मौजूदगी भी लखनऊ में ही थी, जहां तक कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए हिमांशु जी, अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के विषय में बात करते हैं, तो ये साफ जाहिर है कि जिस प्रकार से दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व और योगी जी के बीच में 36 का आंकड़ा या तलवार चल रही है। अभी अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। केंद्र अपना आधिपत्य चाहता है। उनको लगता है कि जैसे हमने दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री डमी बिठाए हुए हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। तो इसीलिए योगी को हटाने की पूरी रणनीति दिल्ली की है और उसी रणनीति के तहत जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो लगातार काम करते हैं, कोशिश करते हैं। ये किसी से कोई छुपा हुआ नहीं रह गया है। आपने देखा कि प्रदेश का अध्यक्ष बना के दिल्ली से भेजा गया है। वो दिल्ली में मंत्री भी थे, पंकज चौधरी, और माना जाता है कि वो अमित शाह के, मोदी जी के करीबी आदमी हैं। तो अब दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री धर्मपाल जी अगर बैठ के मीटिंग करते हैं ब्रजेश पाठक जी घर पे, और उसमें योगी जी नहीं आते हैं और उसमें चर्चाएं और ये चीजें हो रही हैं कि कार्यकारिणी कैसे बने जाए, हम लोग अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, उसमें अगर रणनीति बन रही है भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी उसमें नहीं है या दूसरे जो योगी समर्थक लोग हैं वो उसमें नहीं है, तो वो क्या जताता है? सीधी सीधी साफ बात है कि स्थितियां बहुत विकट हो चली हैं उत्तर प्रदेश में। ये जो आपसी लड़ाई है उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊहापोह की स्थिति में है। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पीछे शंकराचार्य का मामला चल रहा है, जिस तरह से पीछे ब्राह्मण समाज की अलग अलग बैठकें हो रही हैं, और उन बैठकों पे पंकज चौधरी का भी आपने देखा कि किस तरह से उनको वार्निंग दी गई है। फिर उसका चेहरा आगे किया गया ब्रजेश पाठक जी का, कि ब्राह्मण चेहरा आगे करके थोड़ा सा ये ब्राह्मणों को जताया जाए कि भाई ब्रजेश पाठक ब्राह्मण है, इसलिए हम ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने के लिए इनके नेतृत्व में आगे चलने की बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मण फिर से, तो ब्राह्मण जो बिदक रहे हैं, ब्राह्मण जो कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस के साथ चले जाएं या मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के साथ न चले जाएं, तो ब्राह्मणों को किस प्रकार से रोका जाए। हालांकि एक जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी की, यूजीसी की चल रही है, वो लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों लेके आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए लेके आई थी कि पिछड़ा दलित जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, शायद इसको करने से वो रुक जाएगा। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इससे जो है, जो ब्राह्मण समाज है या दूसरा स्वर्ण समाज है, वो इससे नाराज हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी मुझे लग रहा है अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई है और अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस जाल से कैसे निकले। तो निकलने के लिए अब एक चीज को संभालने के लिए दूसरी करते हैं, दूसरी को संभालने के लिए तीसरी करते हैं। तो जो यूजीसी और शंकराचार्य ने जो एक माहौल बना दिया है,
उससे बचने के लिए और उसको ठीक करने के लिए मुझे लग रहा है कि ब्रजेश पाठक का चेहरा आगे किया गया है और ब्रजेश पाठक को दिखाया जा रहा है कि वो ब्राह्मण समाज के हैं, इसलिए उनको आगे बढ़ा के शायद ब्राह्मणों को शांत किया जा सके। अब ब्राह्मण कितने शांत होंगे, पार्टी क्या रुख लेगी, ब्राह्मण समाज किधर जाएगा, विधायकों का क्या होगा, ये तो आपको थोड़े दिन बाद ही पता चलेगा। जी। अच्छा, योगी जी तो अपने 9 साल के कार्यकाल को जो है गिना रहे हैं, बता रहे हैं और तमाम कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो क्या उनके लिए ये कार्यकारिणी पर मंथन करना जरूरी नहीं है? एक ये भी तो मतलब हो सकता है ना नजरिया इस चीज का कि योगी जी पहुंचे ही नहीं, या फिर योगी जी को लगा होगा कि भाई हम ब्रजेश पाठक के घर पे जाएंगे तो हमारी हैसियत कम हो जाएगी, हमको वो अगुवाई कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है किसी भी चीज की? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता था कि मीटिंग अगर होती तो फिर 5 कालिदास मार्ग पे योगी जी के आवास पे होती और ये दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते। ये मीटिंग अगर ब्रजेश पाठक के घर पे हुई है तो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुई है और उसमें योगी जी को शामिल नहीं होना था, ये कंफर्म था, इसीलिए तो ये मीटिंग वहां पे हुई है। योगी जी ब्रजेश पाठक के घर पे जाएंगे और किसी मीटिंग के लिए कोई संदेश देने के लिए, ये तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई योगी जी ने कसम खाई हुई है कि वो ब्रजेश पाठक के घर पे नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा एक बार जैसे मौर्य के घर पे पहुंच गए थे, तो वो किसी आयोजन में जाना, किसी विवाह संस्कार में जाना, किसी जन्मदिन पे जाना, किसी पारिवारिक फंक्शन में जाना या कोई सी दूसरी चीज में जाना हो सकता है, लेकिन प्रदेश के जब आपको कार्यकारिणी बनानी हो, चुनाव की रणनीति तय करनी हो, तो वो अपने आधिपत्य जो कोई भी अधिकारी, मंत्री, नेता या डिप्टी सीएम है, उसके घर पे जाना एक संदेश गलत जाता है। इसलिए योगी जी को तो जाना ही नहीं था वहां पे। तो ये तो हम गलत सोच रहे हैं कि वहां योगी जी आते तो ये होता, या योगी जी आते कि नहीं आते, या उनको बुलाया नहीं गया। गैर मौजूदगी तो चलिए उनके घर मतलब उनके घर पर नहीं हो सकती, लेकिन मीटिंग में उनका ना होना ये अपने आप में चर्चा का विषय। एक तरफ तो योगी जी को इग्नोर किया जा रहा है सर, दूसरी तरफ एक परिस्थिति और देख रहे हैं। गोरखपुर के अंदर कल मंत्री संजय निषाद है अपनी मतलब शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, चुनावी शंखनाद कर रहे थे, आरक्षण का जिक्र भी उन्होंने किया और फुट फुट कर रो रहे थे मंच पर। काफी वीडियो उनका वायरल हो रहा है और कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ में जो है रेप किया जाता है तो ये लोग जो है उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तमाम तरह से वो इशारा कर रहे थे, विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, योगी जी का राज है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार अगर हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या वो सरकार से मतलब एक तरह से उसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि संजय निषाद कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार का वो हिजाब वाला कांड हुआ था तो उस पर तो बड़ा मतलब अजीब सा उनका बयान था कि यहाँ वहां थोड़ी ना छू लिया, हिजाब ही तो छुआ है। ये संजय निषाद क्या करना चाह रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, पहले आपने योगी जी का कहा कि योगी जी मीटिंग में नहीं गए। देखिए योगी जी का मीटिंग में नहीं जाना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, एक बड़ा सवाल उठाता है और उसका जवाब मैंने शुरू में आपको दिया कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई छुपी हुई बात नहीं है और कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है कि हम कहें कि ये एकाएक क्या हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में 2 धड़े उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, अब ये सब इस बात को जान चुके हैं। अब उसके क्या नफे नुकसान होंगे वो एक अलग विषय है। दूसरी बात, आप जो बात करते हैं संजय निषाद की, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हो, इनके दोहरा चरित्र और 2 चेहरे दिखाई देते हैं हर जगह। आपको मैं एक जुमला देता हूं भारतीय जनता पार्टी का कि देश मजबूत हाथों में है और हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं और देश मजबूत हाथों में है ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो हम जैसा आम आदमी, हम जैसा साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति क्या समझे इसका मायना? तो यहाँ पे क्या होता है कि परिस्थिति जन्य जवाब दिए जाते हैं और कहाँ क्या माहौल है, हमें पिछला नहीं याद करना, आगे क्या होगा वो याद नहीं करना, हमें आज जीना है। आज हमें अपना वोट साधना है, आज हमें अपना थोड़ा माहौल बनाना है, हम आज में देखते हैं। आपने देखा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के सिपे सलार और मोदी जी खुद बड़े बड़े जुमलेबाजी करते हैं उनकी चुनावी रैलियों में खड़े होके और बाद में कह देते हैं तो जुमला था। कितने जुमले आपके सामने आ चुके हैं, इतने जुमले हो गए कि किताब भर जाएगी। अच्छा, मौजूदा परिस्थितियों में भी देख रहे हैं सर हम
एक तरफ कहा जा रहा है कोई गैस की दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई कमी नहीं है, और बिहार में तो एक मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से लोग इस मतलब लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन यहां हम देख रहे हैं लखनऊ में, एक हिंदुस्तान अखबार में आज के लखनऊ को लेकर, परिस्थितियों को लेकर एक पूरा पन्ना छापा गया है कि किस तरह से कहां कहां तमाम जगहों पर दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। कह रहे सब कुछ चंगा है, मान लीजिए। मतलब कैसे मान ले, जिसके घर की गैस खत्म हो गई है, वो लाइन में लगा है, परेशान हो रहा है, उसको गैस नहीं मिल रही, सुबह 5 बजे से लाइनें लगती हैं, 12 बजे तक उसको मिल नहीं पाता, फिर अगले दिन लाइन में लगता है, तो क्या कहेंगे उससे कि सब कुछ ठीक चल रहा है? गजब हाल है। नहीं देखिए, ये तो बेशर्मी की हद है। इनके यहाँ बेशर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों ने अब जो है सवाल पूछने या कहने ही छोड़ दिए हैं, और इनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि देश के कृषि मंत्री की बेशर्मी देखिए, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मोदी जी ने 200 से अधिक बार लाल किले की प्राचीर से किसानों का नाम लिया है, और जवाहरलाल नेहरू ने शायद मुझे लग रहा है 2-4 बार लिया होगा, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये हर चीज जवाहरलाल नेहरू के पास लेके पहुंच जाते हैं। अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू ने जो किया नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू मर गए, अब तुम आए हो। जवाहरलाल नेहरू के बाद तो वाजपेयी जी भी आए थे, जो आपकी पार्टी में बैठे हैं, देवगौड़ा जी, वो भी आए थे। उसके बाद तुम लोग आए हो, तुम्हें आए हुए 12-13 साल हो गए, तो तुम दिखाओ ना करके क्या करेंगे। तो ये एक इनका शगुफा है कि शगुफे छोड़ते रहिए, जुमले छोड़ते रहिए और जनता को बहलाते रहिए। आप ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से नाम नहीं लिया, मोदी जी ने लिया। मोदी जी जो है स्वर्णिम और पूजनीय प्रधानमंत्री हैं, और किसानों की आय की बात पे जब करते हैं कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे, आज 26 है, उनकी आय तो दुगनी नहीं हुई है, उनके खर्चे दुगने हो गए। किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, सरसों की फसल बर्बाद हो गई, दलहन जितने हैं जो उसमें चना है, दूसरी चीजें, वो फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब देखते हैं कि कितनी जो बीमा कंपनियां हैं वो किसानों को फसल बीमा देती हैं। अब उनको उलझा के रख दिया जाएगा। उसमें क्या होता है कि उनके पास तमाम चीजें होती हैं, टेक्निकल फॉल्ट बीमा कंपनियां दिखा देंगी, इनका तो प्रीमियम जमा नहीं था, इन्होंने तो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करा, इनका तो बनता ही नहीं है। किसी चंद को मिलेगा और उसको पता चलेगा कि 27 रुपए मुआवजा दिया जा रहा है इनको। आपने पहले भी देखा होगा, 2.5 रुपए के, 1.5 रुपए के चेक भी बंटते हैं किसानों को। सही बात। तो देश का किसान त्राहिमाम है, वो उसकी हालत खराब है, और ये जवाहरलाल नेहरू को लेकर घूम रहे हैं बाजार में, कह रहे जवाहरलाल नेहरू ने ये कर दिया था। दो तो परिस्थितियां ये सर तो लगती हैं। तो एक तो ये कि जो मतलब आपने बताया कि मुआवजा नहीं मिल पा रहा है या फिर फसलें बर्बाद होती हैं तो सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती। दूसरा ये कि अगर प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, किसान अच्छा प्रोडक्शन कर भी ले, तो उसको उसका दाम नहीं मिल रहा है। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो किसान आलू के वो कह रहे हैं कि इस बार तो जो है ऐसे ही मतलब फेंकना पड़ेगा, दाम ही नहीं मिल रहे हैं, कम दाम दे रहे हैं, इतने में तो लागत ही नहीं निकलेगी। और यहाँ मतलब क्या हो रहा है? देखिए हिमांशु, इसमें इसीलिए किसान जो है लंबे समय से एमएसपी की मांग कर रहा है। एमएसपी साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, आप उस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक हलवाई अपना समोसा बनाता है और वो बेचता है, तो वो उसका दाम तय खुद करता है। वो ये कहता है कि भाई मेरा इसमें इतने का आटा लगा, इतने का आलू, इतना मसाला, इतना मेरा ईंधन लगा, और भाई इतना मेरा प्रॉफिट है, तो मुझे सारा खर्चा जोड़ जाड़ के मेरा 12 रुपए बन रहा है, 3 रुपए में प्रॉफिट लूंगा, तो मैं 15 रुपए पर समोसा बेचूंगा। उसने तय कर दिया, और वो 15 रुपए का समोसा बेचता है, इससे कम वो बेचता नहीं। अगर वो इससे कम बेचता है तो उसको नुकसान होता है, ये उसने तय कर लिया। दूसरे, अगर आप कोई उत्पाद देखते हैं तो कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, वो अपने उत्पाद का रेट तय करती है, और सरकार ने उसको फैसिलिटी दे रखी है कि वो उसमें प्रिंट करती एमआरपी। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आप अधिक से अधिक इतने रेट पे इसको बेच सकते हैं। और किसान कह रहा है कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम, वो सरकार उसको नहीं दे रही, और जहां मजबूरी में दे भी रही है, जो दिया हुआ है उसमें तमाम पैंतरेबाजी लगाई हुई। अब आपको एक ताजा उदाहरण देता हूं, बहुत बड़ा। हरियाणा में सरकार ने कहा कि हम एमएसपी पे सरसों की फसल खरीदेंगे, और इस महीने के मार्च के शुरुआत से सरसों लेके किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं। वहां पे मंडी में उनको बताया जा रहा है कि सरकार जो है 28 मार्च के बाद खरीदेगी। भाई तो क्या शुभ मुहूर्त निकला है, ये किसी ज्योति से निकाला है 28 मार्च?
वो इसलिए निकाला है कि अभी बारिश चल रही है, किसान इतने दिन लेके बैठ नहीं सकता, वो औने पौने दाम में बेच के भागेगा, और फिर वहां के जो दलाल हैं वो दलाल उसको सरसों को ले लेंगे और सरकारी लोगों के साथ मिली भगत करके फिर उसको एमएसपी पे किसानों से खरीदा हुआ दिखाया जाएगा। और जो फायदा होगा, जो किसान को नुकसान करके इन्होंने जो फायदा कमाया है, उसको आधा आधा अधिकारी और वो दलाल बांट लेंगे। और सरकार ढोल पीटेगी कि देखिए हमने किसानों का जो है फसल, किसानों की सरसों की फसल हमने एमएसपी पे खरीदी है। सरकार ढोल पीटेगी, मंत्री जी ढोल पीटेंगे पार्लियामेंट में। ये किसान के साथ हो रहा है। आप ये देखिए, किसान के जितने कृषि यंत्र हैं, किसान जितनी चीजें खरीद रहा है, सब पे जीएसटी दे रहा है। 18%, कई पे तो 28% तक है। 28% जीएसटी लेके आप किसान से और उसकी डबल कर रहे हैं आए। जो उसके खाद का रेट था, कट्टा पहले 50 किलो का आता था, उसका रेट भी बढ़ा दिया और वेट भी घटा दिया। अब उसका 45 किलो कर दिया 50 का, और रेट बढ़ा दिया। तो दोनों तरफ से आप मार कर रहे हैं किसान की, और ढिंडोरा पीट रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। तो यही सीख रहे हैं, सहयोगी यही सीख रहे हैं देख के। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आप संजय निषाद की बात कर रहे हैं, संजय निषाद भी समझ गए कि ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, जनता को भावुक करने के लिए रोना गाना शुरू कर दो। लेकिन जनता इतनी मूर्ख है, जनता ये सवाल नहीं पूछ, अरे भाई आपकी सरकार है, आप सरकार में शामिल हैं, आप खुद मंत्री हैं, आप पिछले 8 साल से ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भारत में सबसे अच्छी है। योगी जी तो 1 मिनट में एनकाउंटर करवा देते हैं, पुलिस तो यहाँ पे छोड़ती नहीं है, यहाँ पे तो राम राज आ गया है, और मंत्री जी टसुए बाहर है। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि देश और प्रदेश मजबूत हाथों में है और हिंदू खतरे में है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जो लड़कियां हैं वो खतरे में है, लेकिन प्रदेश में जो है सरकार और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और लड़कियों का रेप भी हो रहा है और मंत्री जी रो भी रहे हैं। इसका क्या मायने निकाले जाए? क्या आप मजाक कर रहे हैं जनता के साथ? तो इसलिए इन नेताओं को समझना, और ये अकेले में जाके हंसते हैं जनता के ऊपर कि देखिए जनता कितनी मूर्ख है। बिल्कुल। तो इसलिए इनके बारे में बहुत ज्यादा कहना या सुनना कोई फर्क मुझे नजर आता नहीं है। नेता का सिर्फ अपना रहता है कि चुनाव कैसे जीते जाए। इनका ना कोई नैतिकता इनके अंदर बची है, ना इनका कोई चरित्र बचा हुआ है, ना इनकी कोई जबान का मतलब है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप देखिएगा, जैसे ही वेस्ट बंगाल का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल हालांकि शुरू हो गया है बनना। अब देखना इनको जिसको टिकट नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी में है, वो टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ के अन्य पार्टी में जाएंगे और इसी भारतीय जनता पार्टी को गरियाने का काम करेंगे। और दूसरी पार्टी के जो लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर देंगे, अभी तक भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं। तो ये नेताओं का चरित्र रह गया है। क्रॉस वोटिंग करते हैं चुनाव में। आपने देखा होगा राज्यसभा में, देश में कई जगह चुनाव किसी पार्टी से लड़ा, वोट किसी और को दे रहे हैं। भाई आपको जनता ने इसलिए चुना था, आपको तो विरोधी गुट के आप हैं इसलिए चुना था, आप तो उसी में चले गए। तो आजकल नेताओं की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। आप अगर पिछले 2 या 3 दशक पीछे जाएंगे तो नेताओं में कम से कम एक नैतिकता होती थी। भाई आप कैसे भूल सकते हैं वाजपेयी जी को? 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई। कितनी अनोखी बात है, क्या वो 1 वोट का इंतजाम नहीं कर सकते थे? लेकिन वाजपेयी जी ने साफ कह दिया था कि मुझे अगर इस तरह की चीज अपनी सरकार बचाने के लिए मुझे इस तरह का कृत्य करना पड़े तो मैं उसको चिमटे से भी नहीं छूंगा। और उन्होंने अपनी सरकार गिरवाना एक्सेप्ट कर लिया था। तो उनकी नैतिकता जिंदा थी। इन्हीं की पार्टी के अडवाणी जी थे, जब हवाला कांड में उनका नाम आया, जैन डायरी में उनका नाम आया, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगे हैं और जब तक ये आरोप निराधार साबित नहीं हो जाते मैं किसी पद पे नहीं रहूंगा। तमाम पदों से उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। तो वो भी नैतिकता थी नेताओं की, और बाद में वो बरी हुए और वापस अपने पदों पे आए। और अभी तक 14 से पहले भी आप देखेंगे, भले ही कांग्रेस की सरकार कैसी भी हो, कांग्रेस की सरकार में हमने गृह मंत्री को इस्तीफा देते हुए देखा है, रेल मंत्री को इस्तीफा देते देखा है। बाकी कई मंत्रियों को जरा से भी आरोप अगर लगे और मीडिया ने हाइप किया है तो तुरंत इस्तीफा हुआ है।
ये पहली सरकार है जो बेशर्मी से चल रही है, यहाँ इस्तीफा जानते ही नहीं होता क्या है। एप्स्टीन जैसा मामला भी जब निकल कर सामने आया उसके बावजूद कुछ भी आ जाए यहाँ, कुछ भी हो जाए, यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इन विषयों को, उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा रही है तो किस ओर जा रही है, योगी आदित्यनाथ को क्या साइडलाइन किया जा रहा है या योगी आदित्यनाथ खुद ही साइडलाइन हो रहे हैं, जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।